Hello students, today we are going to start with our chapter number 1, that is nature and significance of management. मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में। सो लेट अस स्टार्ट विद अ सिंपल शॉर्ट केस स्टडी। एक केस स्टडी से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि टाटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड है। टाटा ग्रुप के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, उससे रिलेटेड है। तो टाटा को इस्टेब्लिश किया। टाटा वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 1868 बाय जमशेदजी नुसरवंजी टाटा। ठीक, उन्होंने 1868 में टाटा ग्रुप का उसको फाउंड किया। ठीक, और टाटा द टाटा ग्रुप इज़ ग्लोबल बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट, एक ग्लोबल बिजनेस यूनिट है। कॉन्ग्लोमरेट मतलब कि जो एक साथ कई सारी चीज़ों में, एक कंपनी जो कई सारे सेक्टर्स में डील करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट। कई सारे सेक्टर्स को मिला के कॉन्ग्लोमरेट क्या होती है, एक इसमें एक पेरेंट कंपनी होती है जिसकी कई सारी सब्सिडरीज कंपनी होती है उसके अंडर में। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट। उसकी कई सारी छोटी छोटी यूनिट होती हैं। ठीक, जो कि 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में है एंड मोर देन 5 कॉन्टिनेंट, 5 कॉन्टिनेंट से भी ज़्यादा है। जो टाटा ग्रुप है वो 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में है। तो उनके अंदर बहुत अच्छी मैनेजमेंट क्वालिटीज़ थी। उनके अंदर ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड स्पिरिट एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उनके अंदर बहुत अच्छी काबिलियत थी कि कैसे मोटिवेट करना है वर्कर्स को, कैसे और अपना बिजनेस यूनिट चलाना है। एक बहुत सक्सेसफुल वो बिजनेसमैन थे। ठीक है, एंड हिज लीगेसी कंटिन्यूज टू गाइड टाटा कंपनी स्टिल डेट। आज तक उनकी लीगेसी मतलब उनके सिद्धांत जो थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, वो आज तक गाइड करते हैं टाटा ग्रुप को। ठीक है, ही हैड 4 गोल्स इन लाइफ। उनकी उनकी उन, उनके उनका 4 गोल था उनकी लाइफ में। क्या क्या था? सेटिंग अप एन आयरन एंड स्टील कंपनी, अ वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन, अ यूनिक होटल एंड अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। उनकी 4 गोल थे। क्या क्या थे? एक आयरन एंड स्टील कंपनी सेटअप करनी थी उनको और वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन, पढ़ने वाले इंस्टीट्यूट वो बनाने थे उनको, और यूनिक एक अच्छा सा होटल बनाना था, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बना था। ओनली द होटल बिकेम अ यूनिक ओनली अ होटल बिकेम अ रियलिटी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। उनकी लाइफ टाइम में सिर्फ वो होटल ही खोल पाए। बाकी आगे चल के टाटा ग्रुप ऑफ स्टील्स, टाटा इंस्टीट्यूट्स भी खुले, लेकिन उनकी लाइफ टाइम में उन्होंने सिर्फ होटल ही खोला। ठीक, with the inauguration of the Taj Mahal Hotel at कोलाबा वाटरफ्रंट इन मुंबई ऑन December 3, 1993। मुंबई में उन्होंने कोलाबा वाटरफ्रंट, कोलाबा के सामने में एक होटल खोला जिसका नाम था ताजमहल होटल, जिसको हम पॉपुलरली नोन एज, अभी कैसे जाना जाता है, वो ताज होटल के नाम से जाना जाता है। कई सारी फ्रेंचाइज है हर स्टेट में। ठीक, उसकी वर्थ क्या थी? 11 मिलियन से उन्होंने खोला। ठीक, 11 मिलियन मतलब कि 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़ 10 लाख के करीब। और अभी 2015 के प्राइजेस के हिसाब से उसकी क्या नेट वर्थ थी? 11 बिलियन। ठीक, एट दैट टाइम इट वाज द ओनली होटल इन इंडिया टू हैव इलेक्ट्रिसिटी। उस टाइम पे वो इकलौता होटल ऐसा था इंडिया का जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी, जहाँ पे पावर सप्लाई थी। ही बिलीव द सेटिस्फाइड वर्कर क्रिएट सेटिस्फाइड वर्क्स एंड इन लीव टू दिस प्रिंसिपल ही पेड ऑल हिज वर्कर्स ग्रेट्युटी प्रोविडेंट फंड वेल बिफोर इट वॉज मेड मैंडेटरी। वो मानते थे, उनका जो सिद्धांत था, उनका जो प्रिंसिपल था, ही ऑलवेज बिलीव्ड दैट अ सेटिस्फाइड वर्कर ऑलवेज गिव्स आउट अ सेटिस्फाइड वर्क। एक सेटिस्फाइड जो वर्कर है, सारी ज़रूरतें वर्कर की अगर पूरी है तो वो अपना काम पूरे मन से करेगा, है ना। तो इसी वजह से उन्होंने क्या देते थे? प्रोविडेंट फंड, पीएफ जिसको बोलते हैं हम लोग, और ग्रेट्युटी देते हैं। ग्रेट्युटी क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इंसेंटिव जो कि काम, किसी वर्कर को काम के बदले में दिया जाता है। ठीक है, वो बहुत पहले से देते थे, उससे भी पहले, जबकि प्रोविडेंट फंड और ग्रेट्युटी देना कंपलसरी हुआ। आज की डेट में कंपनियों को पीएफ और ग्रेट्युटी देना, ग्रेट्युटी उतना कंपलसरी नहीं, बट पीएफ इज़ वेरी कंपलसरी, सब कंपनी को देना ज़रूरी है।
ठीक, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स। लेकिन उन्होंने इसके कंपलसरी होने से पहले, बहुत ही पहले से ये चीज़ देना शुरू कर दिया था वर्कर्स को। ठीक, हिज मैनेजमेंट स्किल्स वर क्लियरली एविडेंट व्हेन मिनट डिटेल्स वर चॉक्ड इन प्लानिंग एंड बिल्डिंग द एंटायर सिटी ऑफ जमशेदपुर। मिनट डिटेल्स क्या होती है? मीटिंग के टाइम पे मिनट्स बनाए जाते हैं जिसमें कि इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स नोट डाउन किए जाते हैं जो कि हमें करना है। ठीक, उनकी जो मैनेजमेंट स्किल्स थी बहुत ही अच्छी थी। वो किससे पता चला? जब जमशेदपुर नाम की सिटी जो झारखंड में उसको बनाया जा रहा था तो उनकी मिनट डिटेल्स जब लिखी गई, देखी गई। द वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स दैट हैव गवर्न द बिजनेस फॉर अ सेंचुरी आर एनरिच्ड इन अ टाटा कोड ऑफ कंडक्ट। जो वैल्यू है और प्रिंसिपल्स हैं जो कि बिज़नेस इस 100 से भी ज़्यादा, एक सेंचुरी हो गया, 100 से भी ज़्यादा समय हो, 100 से भी ज़्यादा साल हो गए इसको, उसके टाटा कोड ऑफ कंडक्ट में सारे वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। फ्रॉम एन अर्ली फोरे टू इनटू स्टील एंड ऑटोमोबाइल्स टू स्टेइंग अब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एक जब स्टार्टिंग में उन्होंने ऑटोमोबाइल शुरू किया उसमें थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन फिर वो इनोवेशन के साथ साथ अपने आप को बदलते गए टाटा ग्रुप। द टाटा ग्रुप टुडे हैज़ 29 पब्लिकली लिस्टेड टाटा एंटरप्राइजेज। आज की डेट में टाटा ग्रुप के पास 29 पब्लिकली लिस्टेड, पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमने पढ़ा था पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है उनकी 29, विच इंक्लूड, जिसमें क्या कौन कौन सी? टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा टेली सर्विसेज, टाइटन, टाटा कम्युनिकेशन एंड इंडियन होटल्स। ये सारी जब ये सारे टाटा ग्रुप के अंदर में आते हैं सारे। द ग्रुप हैज़ अ कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अराउंड $103.51 बिलियन। 2016-17 के हिसाब से ग्रुप की कंबाइंड मार्केट वैल्यू कितनी है? $103.51 बिलियन। ठीक, टाटा हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ, टाटा की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यू कैन सी अभी भी रतन जी टाटा जो हैं अभी भी इस कोविड टाइम पे कितने सारे चीज़ें डोनेट कर रहे हैं, कितने सारे, और उनकी ये फिलॉसफी है कि वो सिर्फ कुछ परसेंट ऑफ सैलरी अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए रखते हैं, बाकी सारी वो डोनेट कर देते हैं मंथली जितनी भी उनकी सैलरी है, बस वो अपने कुछ परसेंट उसका रखते हैं, 30% आई गेस, बाकी सब वो डोनेट कर देते हैं। तो उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक, दे बैलेंस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इन्वामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफ द कम्युनिटी। वो सब कुछ बैलेंस करके चलते हैं, अपना भी फ़ायदा हो और जिससे कि हम खुद का तो फ़ायदा हो, लेकिन उसके बदले में एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्सेज, किसी और के नुकसान के लिए, समवन एल्सेज लॉस, उस पर वो भरोसा नहीं करते। उनका मानना है कि किसी और का नुकसान ना हो हमारे फ़ायदे के बदले में। तो वो सब चीज़ ध्यान में रखते, इन्वामेंटल प्रोटेक्शन भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनकी कंपनी से बहुत सारे इन्वामेंटल इश्यूज़ हो रहे हो या फिर धुआं पॉल्यूशंस वगैरह हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ वो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। इन इंडिया देयर आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस विथ ओडिशा। दे आर अ पार्टनर इन प्रोग्रेस, ओडिशा के साथ पार्टनरशिप में है इंडिया में। एंड बिलीव इन टेकिंग इट स्टेक होल्डर क्या होते हैं? शेयर होल्डर। ऑलरेडी हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टेक होल्डर वो सब लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है कंपनी में, चाहे वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हों, चाहे वो शेयर होल्डर्स हों, चाहे वो डिबेंचर होल्डर्स हों, कोई भी हो, चाहे वो लोन प्रोवाइडर हो, वो सब स्टेक होल्डर हैं जिनका नाता कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो वो बिलीव करते हैं टाटा ग्रुप वाले कि अपने साथ साथ अपने स्टेक होल्डर्स को भी आगे बढ़ाएं। टाटा स्टील थाईलैंड इज़ वन ऑफ द फर्स्ट 30 कंपनीज दैट जॉइन यूनिसेफ इन चाइल्ड फ्रेंडली बिजनेस। टाटा स्टील थाईलैंड में जो है, टाटा स्टील वो पहली फर्स्ट 30 कंपनीज़ में से एक है जो यूनिसेफ में चाइल्ड फ्रेंडली बिजनेस के लिए प्रमोट करे, इन द चाइल्ड सस्टेनेबिलिटी फॉर्म टू मेक अ कमिटमेंट प्रोटेक्टिंग चाइल्ड्स राइट। बच्चों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने पार्ट लिया। पहली 30 कंपनियों में से एक थे टाटा ग्रुप, टाटा स्टील जो थाईलैंड वाले हैं, और यूनिसेफ के साथ ज्वाइन करके उन्होंने एक फॉरम खोला, द चिल्ड्रन सस्टेनेबिलिटी फॉरम, सो दैट चिल्ड्रंस राइट, बच्चों की राइट प्रोटेक्ट कर सके।
टाटा स्टील ग्रुप्स टाटा स्टील यूरोप्स community partnership program future generation with sub themes of education, environment, health and well-being works across the UK, assisting job and wealth creation by supporting small and medium business with finance and business premises. जो टाटा स्टील यूरोप है वो कई सारे कम्युनिटी बेस्ड पार्टनरशिप प्रोग्राम में है, जैसे कि फ्यूचर जनरेशन, और उसके पीछे मोटिव क्या है, उस सब प्रोग्राम का मोटिव क्या है, एजुकेशन, फ्री में एजुकेशन दिलाना, इन्वामेंटल प्रोटेक्शन, लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान देना, हेल्थ एंड वेलबींग पूरे यूके के टाइम पे, और उसके अलावा क्या क्या, असिस्टिंग जॉब एंड वेल्थ क्रिएशन, जॉब क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और वेल्थ क्रिएट करना लोगों के लिए, ठीक है। कैसे करते हैं, बाय सपोर्टिंग जो स्मॉल एंड मीडियम MSME हम लोग पढ़े थे 11th में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसको सपोर्ट करके, उनका ज़्यादा बजट नहीं होता जैसे हमने पढ़ा था, ठीक, तो उनको सपोर्ट करके वो जॉब क्रिएट करते हैं और वेल्थ क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए। They also play a constructive role in addressing climate change both by reducing carbon footprint and by creating high performance steel that lead to fuel efficient vehicles and energy efficient building. वो उनका बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव रोल है क्लाइमेट से रिलेटेड भी, कैसे जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस करके कार्बन जो एमिट करती है फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़, उसको कंट्रोल करके, और दूसरा कैसे एक हाई परफॉर्मेंस स्टील क्रिएट करके जो कि फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स में यूज़ होगा, फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स क्रिएट करके, ये सब चीज़ें क्रिएट करके वो इन्वामेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। The environmental measurement system meet the ISO 14001 standards at all of their manufacturing areas. एक स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है हर एक कंपनी को इन्वामेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो वो हमेशा इनका सारी यूनिट्स, जितने भी टाटा ग्रुप के यूनिट्स हैं, उनका हमेशा विद इन द लिमिट रहता है। Shaped by the lineage of sound and straightforward business principle, the Tata Group is built on a foundation of trust and transparency. Building such huge enterprises, sustaining and running them profitably, and are possible only through effective and efficient management and coordination at all levels. ठीक, इससे हमें क्या समझ में आया, एक साउंड और स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस प्रिंसिपल होना चाहिए, एक सोचा समझा बिजनेस प्रिंसिपल होना चाहिए, जिसमें और उसमें कोई वाइस एंड वर्सा ना हो, उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। और जैसे कि टाटा ग्रुप का फाउंडेशन बिल्ट है, उसी टाइप का हमारा भी अगर आगे चल के हमें बिज़नेस करना है तो अपने मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को बहुत ट्रांसपेरेंट रखना होता है, और उसके साथ साथ जो हमारा प्रिंसिपल्स हैं उससे हमें डाइवर्ज नहीं करना है, ठीक। दीज आर द रूल्स, यही फाउंडेशन होता है, और इसी वजह से आज की डेट में सेंचुरी के बाद भी टाटा ग्रुप इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेज इन आवर कंट्री, नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट इन द वर्ल्ड, ठीक, टाटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और दूसरी चीज़, अगर हम बड़ा एक एंटरप्राइज बना रहे हैं अगर एक बड़ा एंटरप्राइज खोल लें या बना रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हमें अपना प्रॉफिटेबिलिटी देखना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्सेज लॉस, ठीक, किसी और के लॉस के बेसिस पे हमें अपना प्रॉफिट नहीं करना है। वी हैव टू कीप इन चेक द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशली हमें अपनी सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, अपने किसी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना है, कंपटीशन ऐसा नहीं करना है कि किसी और का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें करनी है। उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम हमें क्रिएट करना है, जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी हो, सबको पता हो कि किसको क्या काम करना है ना। यही रीज़न है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के सक्सेसफुल रनिंग का, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आप लोग केस स्टडी से समझ गए होंगे, इंट्रोडक्शन क्या है, मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है जिसके ज़रिए हम दूसरों से काम करवाते हैं, ना सिर्फ दूसरों से बल्कि खुद से भी काम करें, खुद का काम करना बाकी दूसरों से भी काम कराना, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट हम कुछ नहीं कर सकते। मैनेजमेंट से रिलेटेड ही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, हम
ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर आती है। विदाउट मैनेजमेंट इट वोंट बी पॉसिबल टू परफॉर्म अ सिंपल टास्क ऑल्सो। एक छोटा सा काम करना भी बिना मैनेजमेंट के पॉसिबल नहीं है। ये सारी डिफिनेशन से आप लोग अपना देख सकते हैं इसको, ठीक। अलग अलग स्कॉलर्स ने दी है ये डिफिनेशन। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ अ वेरी पॉपुलर टर्म एंड हैज़ बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड मेनली फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन एनी एंटरप्राइज। मैनेजमेंट एक बहुत पॉपुलर टर्म है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर जगह। किसी भी एक्टिविटी में के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एज यू हैव सीन फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल एंड केस स्टडी that management is an activity which is necessary wherever there is a group of people working in an organization। जहाँ पे भी ग्रुप है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्कर्स हैं झुंड है लोगों का, झुंड है वर्कर्स का, वहाँ पे हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। नहीं तो क्या हो जाएगा, हौश पौश हो जाएगा, है ना। कोई अपने मन से काम करेगा, कोई अपने मन से काम करेगा। इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग अगर हम दे देंगे तो काम सही से होगा नहीं, सब अपने मन के करने लगेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज देम, और मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होना चाहिए। उस सारे मैनेजमेंट को देखना हमें प्रॉपरली होना चाहिए, तभी हम अपना वर्क टाइम पे और इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का एम क्या होता है? सबका फोकस एक तरफ लगाना, कहाँ पे? कॉमन ऑब्जेक्टिव के ऊपर। एक गोल सेट होता है, उसके ऊपर सबका ध्यान लगाना, सबका काम, सबको डायरेक्शन दिखाना कि हमारा एक ही गोल है, ठीक। ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। दस मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव। तो मैनेजमेंट को देखना होता है कि टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं, और जो गोल हमने प्री डिसाइडेड गोल्स है उसको हमने अचीव किया है कि नहीं। दैट इज़ इफेक्टिवनेस विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट, दैट इज़ एफिशिएंसी। अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है? इफेक्टिवनेस में क्या होता है? हमें अपना टास्क अचीव करना है टाइम पे, ठीक। और एफिशिएंसी क्या होता है? कम से कम रिसोर्सेज में और कम से कम खर्चे में, कम से कम कॉस्ट में, ठीक। मैनेजमेंट हैज़ देयरफॉर बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट का डिफिनेशन क्या दे सकते हैं? मैनेजमेंट का डिफिनेशन ये है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि हम काम करते हैं, काम करवाते या काम करते हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हमें गोल अचीव करना है, और उसको कैसे करना है? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना है। वी नीड टू एनालाइज दिस डिफिनेशन। देयर आर सर्टेन टर्म्स विच रिक्वायर इलेबोरेशन। दीज आर प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। अब हम तो अगर डीपली देखें इस डिफिनेशन को, तो इसको एलेबोरेट हम अगर करेंगे तो तीन चीज़ हमें समझ में आ रही है: प्रोसेस, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, ठीक। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मतलब स्टेजेस वाइज, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, पहले फर्स्ट में थे, फिर सेकंड में थे, फिर थर्ड में थे, वो प्रोसेस था हमारा। अभी हम 12th में आ गए, तो प्रोसेस फॉलो करके हमने 12th में नॉलेज एक्वायर की, ठीक। वैसे ही मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है जिसको हमें फॉलो करना होता है, ठीक। उसके बाद इफेक्टिवली मतलब कि काम को अपने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्लीट करना, ठीक। अपने काम को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्लीट करना और उसको अचीव करना। और एफिशिएंटली क्या होता है? कम से कम कॉस्ट में, विद द मिनिमम नंबर ऑफ कॉस्ट और मिनिमम रिसोर्सेज, ठीक। कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करके या फिर कम से कम कॉस्ट में। प्रोसेस इन द डिफिनेशन मीन्स द प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज़ दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन। प्रोसेस क्या है? प्राइमरी फंक्शंस है या प्राइमरी एक्टिविटीज़ है जो मदद करती है हमारे फाइनल आउटकम में, ठीक। प्रोसेस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिल के बड़ी चीज़ बनाती है। बड़ी चीज़ क्या है? ऑब्जेक्टिव। अब हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में डिफरेंस देखेंगे, तो इसमें क्या है? दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड। दोनों टर्म, एफिशिएंट होना और इफेक्टिव होना, दोनों डिफरेंट है लेकिन एक दूसरे से को रिलेटेड है। अब इफेक्टिवनेस मीन्स
गेटिंग थिंग्स डन ऑन अ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम, जो भी टाइम हमें अलॉटेड था उसमें हमने कंप्लीट करना है अपना ऑब्जेक्टिव, ठीक। एफिशिएंट क्या है, एट द मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कम से कम कॉस्ट, कम से कम रिसोर्सेज में, ठीक। अब क्या है कि देखो, अगर हम इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। इफेक्टिव हमने अपना काम कम से कम, हमने अपना काम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्लीट करना है, वी कंप्लीटेड आवर वर्क इन द पर्टिकुलर अलॉटेड टाइम, ठीक। बट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो 4 होना चाहिए, एक पेन हमने मैन्युफैक्चर किया, उसको 3 दिन में हमें करना था, 3 दिन में हमने कर लिया, लेकिन हमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 4 रुपये रखना था वो बढ़कर 5 रुपये हो गया, तो वो एफिशिएंट नहीं, वो इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। तो इन ऑर्डर टू बी अ वेरी सक्सेसफुल मैनेजमेंट, इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ सक्सेसफुल मैनेजमेंट, वी नीड टू हैव अ बैलेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में बैलेंस होना चाहिए, दोनों का होना ज़रूरी है। अब हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल कर लिया, मतलब कि हम एफिशिएंट हैं, और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग गया तो हम इफेक्टिव नहीं हैं, ठीक। तो इफेक्टिवनेस इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द टाइम वी कंप्लीटिंग द वर्क इन द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, एंड एफिशिएंसी इज़ रिलेटेड टू द मिनिमम, एट द मिनिमम कॉस्ट, वो कॉस्ट से रिलेटेड है और वो टाइम से रिलेटेड है। कौन सा, इफेक्टिवनेस टाइम से रिलेटेड है और एफिशिएंसी कॉस्ट से रिलेटेड है, ठीक। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू अचीव गोल्स इफेक्टिवनेस विथ मिनिमम रिसोर्सेज। तो हमें क्या करना है, मैनेजमेंट का काम क्या है कि गोल को अचीव करना है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम में विद मिनिमम रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज में, ठीक। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट ऑफ कोर्स एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जो हमारा एक मोटिव होता है उसके पीछे हम काम करते हैं, गोल होता है हमारा, ठीक। जैसे हमारा 10th में हमने किया, हमारा गोल था कि इतना परसेंटेज आना है, 70, 80, 60 जो भी परसेंट, तो वो हमारा गोल है। उसके बाद हम गोल डिसाइड करने के बाद हम उसको प्लानिंग करेंगे, ठीक, उसके ऊपर वर्क करेंगे, फिर हम गोल को अचीव कर सकते हैं। सिर्फ गोल डिसाइड करके हम छोड़ दिए तो वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं है, उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हमें करना है, ठीक। तो गोल हमेशा, जिस काम में गोल नहीं होता वो मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अगला है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, परवेसिव मतलब यूनिवर्सल, ठीक, जो हर जगह मैनेजमेंट का यूज़ है, किचन से लेके हमारे घर से लेके, या एक छोटी सी दुकान से लेके एक बड़े से एंटरप्राइज तक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। किचन में मम्मी, आप व्हेन यू विल नोटिस योर मदर वर्क्स इन अ किचन, आपकी मम्मी काम करती हैं किचन में, उनको भी मैनेजमेंट करना होता है। शी ऑल्सो हैज़ द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, कैसे प्रॉपर अमाउंट में शी हैज़ टू अरेंज ऑल द राशंस, ठीक, सारे राशंस उनको अरेंज करने होते हैं, सारे अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, कल क्या बनाना है, आज क्या बनाना, सुबह क्या बनाना, शाम को बनाना, ये मैनेजमेंट है सब, ठीक। वैसे ही एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो जितना ज़्यादा हमारा साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा, हमारे ऑपरेशंस का जितना भी बड़ा साइज़ हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का होगा, उतना ज़्यादा हमें मैनेजमेंट फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उतना ज़्यादा हमें मैनेजमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट 3 टाइप का मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक। अब देखो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को मिला देंगे तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ वर्क कैसे, कि किसको कौन सा काम करना है वो है वी हैव टू डिसाइड, ठीक। ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क, इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर, इन अ गारमेंट स्टोर अ कस्टमर्स नीड इज सेटिस्फाइड, एंड इन अ हॉस्पिटल अ पेशेंट इज ट्रीटेड। कौन सा काम कैसे करना है, हर जगह का काम अलग अलग होता है। तो विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट वी रिकॉग्नाइज आवर वर्क और उसको अकॉर्डिंगली परफॉर्म करते हैं। मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइंस द मीन्स टू अचीव इट। मतलब गोल्स जो है वो हमें डिसाइड करना होता है, क्या गोल अचीव करना है और क्या, किस की मदद से हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं, मीन्स क्या है उसका। दिस इज़ डन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड, डिसीजन टू बी मेड, plans to be established, budget to be prepared, responsibility to be assigned and authority to be delegated। इसमें सब कुछ है,
जो भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, डिसीजन जो हमें लेना है, और प्लान्स जो इस्टेब्लिश करने हैं, बजट जो प्रिपेयर करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो असाइन करनी है, अथॉरिटी जो डेलीगेट करनी है, ठीक, ये सब किसको कौन सा काम करना है, कितना बजट हमें चाहिए, ठीक, ये सब हमारा वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आएगा। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, डिसीजन कौन कौन से लेने हैं इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव एंड एट द सेम टाइम एफिशिएंट। ठीक। अब अगला है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स, आप लोग एक डिपार्टमेंट, और देयर इज अ डिपार्टमेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये क्या करते हैं, लोगों के टैलेंट को पहचानते हैं और उसको हायर करते हैं। दे रिकॉग्नाइज द टैलेंट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड दे हायर देम अकॉर्डिंगली। अब कोई ऐसा है, दे इज़ अ पर्सन हु इज़ गुड इंटेलेक्चुअली, इंटेलेक्चुअल उसका अच्छा है, बोलने में, सबसे बात करने में तेज़ है, तो वी शुड बी हैंडलिंग द मार्केटिंग, है ना, वो मार्केटिंग में जाना चाहिए, ना कि फाइनेंस में। अब कोई ऐसा है जो चुपचाप रहता है, इंट्रोवर्ट है, दे इज़ अ पर्सन हु इज़ इंट्रोवर्ट but his calculation and his logical reasoning is very good, so we will be delegating a department, that is finance department, है ना। तो अलग अलग लोगों को पहचान के उनको बाइफिकेट करना अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू डू वर्क इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अगला है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ some basic product or services to provide in order to survive. This requires a production process which entails the flow of input, material and technology of transforming this input into the desired output for consumption. अब क्या है, कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कुछ बेसिक प्रोडक्ट बनाना है, बेसिक प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करनी है, ठीक है। उसके पीछे हमें प्रोसेस की ज़रूरत है, ठीक। प्रोसेस क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब जब इनपुट हमने लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल एक रॉ मटेरियल हमारा इनपुट है, ठीक। प्रोसेस हम उसको कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, कौन सी मशीन का यूज़ करते हैं, कितने लोग को यूज़ करते हैं। आउटपुट क्या होगा, उससे हम जो फिनिश प्रोडक्ट बनाएं, ठीक। तो ये हमारा ऑपरेशन है कि हमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोडक्ट बनाना है, ऑपरेशंस अपना क्रिएट करना है। ऑपरेशन डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती है, हम अपने काम को कंप्लीट करते हैं, वो हमारा ऑपरेशंस होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मल्टी डायमेंशनल हो गया मैनेज। अब क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी ख़त्म नहीं होता। हमने 10 में गोल सेट किया, कितना परसेंटेज लाना है, उतना आ गया, ठीक। तो क्या वो ख़त्म हो गया, नहीं। फिर 11th में हम आए, 11th में हमने गोल सेट किया, ठीक, कितना प्रोसेस, इतना परसेंटेज आना चाहिए, तो उतना आ गया, फिर क्या गोल ख़त्म, नहीं। फिर हम 12th में अब आ गए, 12th में हमें सेट करना है जितना भी 70, 80, किसी का 70 हो, किसी का 80 हो, किसी का 90 हो, किसी का होगा जस्ट पास होना, ठीक। कई लोग ऐसे भी होते हैं, तो किसी का होता है जस्ट पास होना, तो वो वो हमारा गोल है, वो हम सेट करेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे कि कैसे हमें करना है। तो वो मैनेजमेंट उसमें भी काम आता है। मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होता। फिर 12th के बाद क्या मैनेजमेंट ख़त्म हो, नहीं। अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, कॉलेज के बाद ख़त्म, नहीं। अच्छी जॉब पानी है, ठीक। हमेशा मैनेजमेंट चलता रहेगा। मतलब क्या जॉब पाने के बाद ख़त्म, नहीं। जॉब पाने के बाद हमें ये अपने करियर को ग्रो करना है और अच्छी जॉब पानी है, और ऐसे करके हमारा कभी मैनेजमेंट ख़त्म नहीं होता। ऐसे ही बिज़नेस में भी हमें 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी, फर्स्ट 100 कंप्लीट हो गई, ठीक। अब हमें 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, कंप्लीट हो गई। अब हमें अपने कॉस्ट पे ध्यान देना है, हमें अपने आप को रिकॉग्नाइजेबल बनाना है एक मार्केट में, ठीक, हो गया। अब एक मार्केट हमने कवर कर लिया, अब हमारा क्या होगा, प्लानिंग कि अगले मार्केट को कवर करना। तो वो चीज़ मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं हो। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ अ एवर ग्रोइंग प्रोसेस, ठीक। अगला है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अकेले नहीं होता मैनेजमेंट की ज़रूरत, जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो तभी ज़रूरत पड़ती है, ठीक। मैनेजमेंट कैसे मैनेज करना है, किस इंसान को कौन सा काम देना है, कैसे काम करवाना है, किससे कैसे काम करवाना है। कोई प्यार से काम करता है, कोई डांट से काम करता है ना। तो अलग अलग चीज़ को मैनेज करना होता है, तो वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब जो चीज़ चेंज होती रहे अकॉर्डिंग टू द नीड। अब मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, जी हाँ, बिल्कुल डायनेमिक फंक्शन है। कैसे
मैनेजमेंट जैसे जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं उस हिसाब से हमारे मैनेजमेंट चेंज होते हैं। ठीक, कोई काम हमें हो सकता है लाइटली, कोई काम हम आराम से कर सकते हैं, कोई काम हमें कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है किसी, तो अलग अलग मैनेजमेंट में अलग अलग मैनेजमेंट का प्लानिंग और एग्जीक्यूशन चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल क्या होता है, पढ़ चुके हो आप लोग 11th में, 12th में भी पढ़ चुके हो जितने दिन स्कूल खुला था। इंटेंजिबल मतलब कि जो चीज़ हम देख ना सके, टेंजिबल जिसको हम देख और टच कर सके। इंटेंजिबल क्या होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वी कैन एक्सपीरियंस इट, वो एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, जैसे सर्विसेज होती है इंटेंजिबल, वैसे ही मैनेजमेंट भी एक सर्विस ही में आएगा जो कि इंटेंजिबल होता है। अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि प्रोडक्ट को हमें अपने शेयर होल्डर्स का ध्यान देना है, अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान देना है। इट हैज़ टू अचीव अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव इन ऑल एरियाज कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ, सारे इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स को हमें ध्यान में रखना है। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज के लिए यूज़ करना। ठीक, वी हैव टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज, दैट इज़ टू फिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। जो भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का उसको फिल करना। और क्या है, प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। सर्वाइवल, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल, सर्वाइव करना। ठीक, एक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, सर्वाइव करना किसी भी मार्केट में। मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का क्या होता है मकसद, कि ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना, ना सिर्फ सर्वाइव कराना बल्कि उसका प्रॉफिट भी निकले। ठीक, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज़ टू कवर कॉस्ट। रेवेन्यू क्या होता है, सेल होता है। ठीक, तो सर्वाइव करने के लिए क्या ज़रूरत है, उसके प्रॉपर अमाउंट में रेवेन्यू होनी चाहिए, उसकी सेल होनी चाहिए, ताकि सारे उसके जो खर्चे हैं वो कवर हो सकें। मेयर सर्वाइवल इज़ नॉट इनफ फॉर बिजनेस, मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट। प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पहला मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, और उसी बेसिस पे उसका ग्रोथ होगा। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, सोसाइटी के लिए कुछ करना, चैरिटी हमने कर दिया, या फिर हमने अपने हमारी फैक्ट्री है तो उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कुछ ऐसा चीज़ फिट किया जिससे कि पॉल्यूशन कंट्रोल रहे, हम सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक, ये सब हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव में। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग लोगों से बनता है ना, जिसकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, अलग अलग पर्सनालिटी होती है, अलग अलग उनका बैकग्राउंड होता है जहाँ से आए होते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, और हर किसी का उद्देश्य अलग 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 ऑब्जेक्टिव होता है। दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड। वो अपने ज़रूरतों को पूरी करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, है ना। तो उन ज़रूरतों को हमें पूरा करना है, कैसे, इन द वे ऑफ सैलरी एंड वेजेस। और वी कैन डू इज़ वी कैन गिव देम इंसेंटिव्स, अगर कुछ अच्छा काम करते हो तो उनको इंसेंटिव दे सकते हैं। दीज वेरी फ्रॉम फाइनेंशियल नीड्स सच एज कंपेटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स, social needs such as peer recognition, and higher level needs such as personal growth and development. Management has to reconcile personal goals with organization objective for harmony in the organization. तो उनको सेटिस्फाई करना, अपने अच्छे वर्कर को या फिर कोई भी वर्कर को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। कोई परफॉर्म अच्छा कर रहा है, एक फाइनेंशियल नीड होता है कि उनकी सैलरी हाइक कर दिए, रेज कर दिए, या फिर उनको अच्छी सैलरी दी, उनको इंसेंटिव्स दिए, ठीक, ग्रेचुइटी दिए, जैसे कि पहले मैंने बताया था। ठीक, ये हो गया फाइनेंशियल नीड। और दूसरा पर्सनल या सोशल, उसको वो क्या होगा कि उसमें आप किसी के कोई अच्छा काम किया तो उसको रिकॉग्निशन, उसको कोई अवार्ड दे दिए। ठीक, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स की किसी की मदद कर दे। तो मैनेजमेंट क्या है कि सारे एम्प्लॉयज़ की पर्सनल नीड को रिकंसाइल करके अपना
ऑर्गेनाइजेशन का काम करवाना। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स था। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन ग्रुप गोल्स। ग्रुप जितना भी एक लोग के गोल्स का इंडिविजुअल गोल पे नहीं ध्यान देता है। मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप सारे एज अ ग्रुप चलता है। ठीक, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, तो हमेशा सारे लोगों के गोल्स को ध्यान देना होता है। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ाता है मैनेजमेंट से। एफिशिएंसी मतलब कि हमें रीज़नेबल प्राइस में, रीज़नेबल कॉस्ट में अपना अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में उतारना है। ठीक है, तो एफिशिएंट होना है हमें, कम से कम कॉस्ट में और कम से कम रिसोर्सेज में हमें अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाना है। ठीक, ये होता है एफिशिएंसी। तो बिना विदाउट मैनेजमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट की मदद से क्या होता है? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ठीक, ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट विच इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हमेशा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है जो ऐसे इन्वायरमेंट में काम करता है जो हमेशा चेंज होते रहते हैं। अगर चेंज नहीं हुए तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। हमें अपने आप को भी अगर हम देखें तो हमें अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से चेंज करना होता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी नीड टू चेंज आवर सेल्स। इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना होता है। तो मैनेजमेंट को का वो रोल होता है कि उस चेंज को एम्प्लॉयज़ के साथ अडेप्ट करें। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है जिसमें कि उस चेंज को अडेप्ट करके उसको अपनी पॉलिसीज़ ऐसे क्रिएट करना कि एम्प्लॉयज़ उसमें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क कर सकें। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट की मदद से क्या हो सकता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव हम अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग लास्ट पॉइंट में हम लोग पढ़े थे पर्सनल ऑब्जेक्टिव में कि अ मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड्स हिज टीम इन सच ए मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल। अब मैनेजर का क्या होना चाहिए? उसको मोटिवेट करना है और अपनी टीम को ऐसे लीड करना है कि जो इंडिविजुअल एक एक मेंबर है वो अपना पर्सनल गोल अचीव कर सके और अपना ओवरऑल अपना सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए दे सके। ठीक, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटल डेवलपमेंट में भी काम आता है मैनेजमेंट। कैसे? एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टू सर्व द पर्पस ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स दैट कंस्टिट्यूट इट। ऑर्गेनाइजेशन का कई सारा ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि हमने पढ़ा, पहला तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की रेवेन्यू होना चाहिए, सर्वाइवल होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में प्रॉफिट होना चाहिए। वैसे ही हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है। सोशली हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये सब मिल के क्या बनाते हैं? ये सभी लोग मिल के सोसाइटी बनाते हैं ना। तो मैनेजमेंट एक सोसाइटी की हेल्प करता है बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट और इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। ये सब चीज़ें मैनेजमेंट के ज़रिए होती हैं। ठीक है। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और मैनेजमेंट एक साइंस भी है। उसको पढ़ते कैसे? व्हाट इज़ एन आर्ट? आर्ट क्या होता है? आर्ट इज़ अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो भी हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज है उसको अप्लाई करना आर्ट है ना। अच्छे से अप्लाई करना, सिर्फ अप्लाई करना नहीं, उसको अच्छे से अप्लाई करना। जो भी हमारी प्रीवियस नॉलेज थी उसको अप्लाई करना, फिज़िकल फॉर्म देना, तो वो हमारा आर्ट है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ, अब कैसे प्रूव करेंगे मैनेजमेंट एक आर्ट है? एग्जिस्टेंस ऑफ अ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट प्री सपोजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट क्या सोच आर्ट का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करती है थियोरेटिकल नॉलेज। Experts in their respective areas have derived certain basic principles which are applicable to a particular form of art. For example, literature on dancing, public speaking, acting or music is widely recognized. एक्सपर्ट जो होते हैं अपने अपने एरिया में बेसिक प्रिंसिपल डिराइव करते हैं कि विच आर एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट। ठीक, जो अप्लाई हम कर सके एक आर्ट के ऊपर। ठीक, तो वैसे ही मैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट हम प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट के कई सारे थ्योरेटिकल नॉलेज है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अब आगे चल के इसको हम अप्लाई करेंगे जब हम मैनेजर बनेंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, तो उसको हमें अप्लाई करना होगा। ठीक, कि कैसे हमें एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना है, कैसे हमें सोसाइटी को सेटिस्फाई करना है। तो ये एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, आर्ट एक थ्योरेटिकल नॉलेज है
ऑलरेडी इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, वैसे ही मैनेजमेंट की भी ऑलरेडी एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, द यूज़ ऑफ द बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो भी बेसिक नॉलेज है एक इंसान से दूसरे इंसान के हिसाब से अलग अलग वैरी करती है। हर किसी के पास सेम नॉलेज नहीं हो सकती। कोई जो ज़्यादा ध्यान देता है उसके पास ज़्यादा नॉलेज, जो कम ध्यान देना उसके पास कम नॉलेज। आर्ट देयरफॉर इज़ अ वेरी पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट। For example, two dancer, two speaker, two actors और two writers will always differ in demonstrating their art। ठीक, एक पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है आर्ट। ठीक, हर किसी का अलग अलग नॉलेज हम एक साथ सबको दे रहे हैं, लेकिन हर किसी का रोल अलग अलग होता है, हर किसी का परफॉर्मेंस अलग अलग होता है। हम पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं सब बच्चों को एक साथ, लेकिन मार्क्स सबके अलग अलग आते हैं। क्यों? डिपेंड करता है किसके नॉलेज में कितनी चीज़ें गई, किसको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ, है ना। तो वैसे ही मैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट का थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसको अप्लाई करना है। आर्ट क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। ठीक, वैसे ही मैनेजमेंट का भी हर वर्कर का परफॉर्मेंस सेम नहीं रहेगा, किसी का ज़्यादा, किसी का कम, इनफैक्ट मैनेजर का भी परफॉर्मेंस अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स का भी परफॉर्मेंस अलग रहता है ना। तो इन द सेम वे मैनेजमेंट भी एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। ठीक, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस जितना करेंगे, जितना क्रिएटिविटी होगी उतना अच्छा है हमारे लिए, उतना अच्छा है आर्ट में। वैसे ही मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस करते रहना है हमें, और हमें क्रिएटिव होना है कि कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को क्रिएटिवली हम कैसे उनको इंडल्ज रखते हैं वर्क में, है ना। सो मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट सिंस इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सारे क्राइटेरिया, तीनों क्राइटेरिया को मैनेजमेंट सेटिस्फाई करता है, हैंस वी कैन से इट इज़ अ आर्ट। अब मैनेजमेंट एज ए साइंस क्या एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। ठीक, साइंस क्या है? एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो सारे जनरल ट्रूथ और प्रिंसिपल्स को और जनरल लॉज को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? बॉडी ऑफ नॉलेज है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक, जिसके प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। ठीक, अब कैसे हम सिमिलैरिटी कैसे देख सकते हैं दोनों में, मैनेजमेंट में और साइंस में। मैनेजमेंट हैज़ ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ, मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इट हैज़ इट्स ओन थ्योरी, उसकी खुद की थ्योरी है और प्रिंसिपल्स हैं जो कि डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में खोजे गए। ठीक, अब प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस प्रिंसिपल जो भी है वो किस पे बेस्ड है? जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए उसके पीछे जो कंक्लूजन निकला उस पर बेस्ड है। ठीक, वैसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ उसको इवॉल्व किया गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, और अकॉर्डिंग टू द नीड्स उसको मॉडिफाई किया गया। ठीक, उसको ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट उसको अप्लाई कर दिया गया, उसको अप्लाई किया गया, फिर उसके पीछे देखा गया कंक्लूजन, उसका एक्सपेरिमेंट किया गया इन द सेम वे एज साइंस डज। ठीक, और फिर उसको अप्लाई किया गया। यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। सारी जगह वैलिड है, यूनिवर्सली वैलिड है, और उसके एप्लीकेशन बेस्ड हैं। ठीक है, साइंस के। वैसे ही इन द सेम वे द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स एग्जैक्ट हैं, वैसे प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के एग्जैक्ट नहीं है, बट देयर एप्लीकेशन एंड यूज़ आर इन इज़ नॉट यूनिवर्सल। देयर एप्लीकेशन एंड यूज़ इज़ नॉट यूनिवर्सल। उसके एप्लीकेशन और यूज़ जो है वो भी यूनिवर्सल नहीं है। दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू अ गिवन सिचुएशन। उसको हम मॉडिफाई करते रहते हैं, डायनेमिक फंक्शन है ना। लेकिन साइंस वैसा नहीं है। साइंस में क्या है? उसका ऑलरेडी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशन है। ठीक, लेकिन इसको हम मॉडिफाई करते हैं। क्या पढ़े थे अभी हम लोग? डायनेमिक फंक्शन है, इसको हम मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन। ठीक है, अगला है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव,
ये सारे प्रोफेशंस में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेशन के। हमें अच्छी बॉडी ऑफ प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन के ज़रिए हम बॉडी नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट प्रोफेशन में ज़रूरी है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड, प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, वही कर सकता है जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है, डिग्री है ना। तो वैसे ही मैनेजमेंट में प्रॉपर इंस्टीट्यूट से हमें मैनेजमेंट की डिग्री लेनी होती है, तभी हम ये कर सकते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन, ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स एंट्री, ग्रांट, सर्टिफिकेट और ऑफ प्रैक्टिस। ठीक, प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, सर्विस मोटिव होना चाहिए। द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज़ टू सर्व देयर क्लाइंट। बेसिक मोटिव क्या है कि जो उनके क्लाइंट है उनको सर्व करना, उनकी जो भी दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करना, है ना, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करना। वैसे ही मैनेजमेंट भी ऑल ओवर द वर्ल्ड देर इज़ मार्क्ड ग्रोथ इन मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है, इट इज़ बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब क्या है हमारा नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट या फिर सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल। टॉप मैनेजमेंट जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करते हैं, है ना। मिडिल मैनेजमेंट क्या होता है, ये लिंक होता है टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स के बीच का। ठीक, ये ज़्यादातर इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं, ठीक है। दे आर सब ऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर, वो टॉप मैनेजर के नीचे, और सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट। सुपीरियर होते हैं उनसे, दे आर यूजुअली नोन एज डिवीजन हेड्स। फॉर एग्जांपल उनको क्या बोलते हैं, डिवीजन हेड्स। ज़्यादातर जो डिवीजन हेड होते हैं वो होते हैं हमारे मिडिल मैनेजमेंट, ठीक। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक। मिडिल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। जो भी टॉप मैनेजमेंट में प्लान्स ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको कराना, वो किसका काम होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, ठीक। लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या होता है, जो उनके अंदर में वर्कर्स होते हैं उनसे काम कराना, ऊपर वाले मिडिल मैनेजमेंट से ऑर्डर्स लेना और उसको इम्प्लीमेंट कराना, फिजिकल फॉर्म देना उस काम को, ठीक है।